This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः ज्येष्ठ शुद्ध अष्टमी दिनांक 18 जून 2021 केस पेपर पृष्ठ क्रमांक 4 शंखं चक्रं जलौकां ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृत्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धां आत्रेयाद्येषु सूरिकाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं क्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तो हम निदान के बारे में बात कर रहे थे कि एक किसी व्याधि को हम समझ पाते हैं जो आयुर्वेद है, तो फिर उस निदान को लेकर हम आगे चल सकेंगे, चाहे अम्लपित्त हो, चाहे संदिग्ध वात किस प्रकार की दवा हो, प्रमेह हो या और कोई। लेकिन जहां ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता, वहां पे दोष और दूष्य इनके आधार पर निदान करना जरूरी है। तो उसमें दोष कौन से बिगड़े हुए हैं ये एक देखना चाहिए, और दूष्य कौन से इन्वॉल्व है ये देखना चाहिए। सर का एक छात्र प्रमो अतुल ठोंबरे, इसकी एक पद्धति थी कि जैसे जैसे केस टेकिंग करते जाएंगे वैसे वैसे साइड मार्जिन में उसके बारे में वो किसी रोग का निर्देश कर रहा है या किसी दोष का दूष्य का इस प्रकार का निर्देश कर रहा है, ये बगल में लिखते जाए कि दाह लक्षण है तो कम से कम पित्त लिखना है, रक्त अगर आप समझते हो तो रक्त लिखना है इस प्रकार से, या फिर अम्ल पित्त के लक्षण है तो अम्ल पित्त लिखना है इस प्रकार से। और अंत में ये सभी जो मुद्दे हैं वो हमारे सामने आने चाहिए। अभी जो डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर बन रहा है उसमें हमने ये किया है कि जब आप इस प्रकार का फीड करते रहते हैं, डाटा एंट्री करते रहते हैं मरीज के बारे में, उसी समय बैकग्राउंड में डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर का काम चलता रहेगा। और जब आप पूरा कर लेंगे तो मालूम है तुरंत या थोड़ी देर के बाद वो अपना डायग्नोसिस आपको बताएगा कि कोई बीमारी है तो 5 बीमारियां सामने आ जाएगी, जिसको सबसे ज्यादा गुण मिले हैं वो सबसे ऊपर आएगा।
और जिनको कम गुण मिले हैं वो उसके नीचे क्रम से आएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर पूर्व रूपावस्था है किसी व्याधि की तो वो भी एक आउटपुट इसमें से निकलेगा। और तीसरा आउटपुट जो है वो दोष धातु मल अग्नि स्रोतस इनके बारे में है। तो कौन कौन से दोष बढ़े हैं या फिर दोष कौन से इन्वॉल्व हुए हैं, अग्नि की स्थिति क्या है, ये सभी बातें भी सामने इस प्रकार से आएगी। और फिर इसके आधार पर आपको ट्रीटमेंट डिसाइड करना ये पॉसिबल होगा। अगर ग्रंथों तक का ही निदान है तो भी दोष धातु मल के बारे में सोचना जरूरी है। और अगर हम शुरू से आदत रखते हैं कि जो भी डाटा एंट्री की, चाहे हेतु के बारे में हो, चाहे लक्षण के बारे में हो, चाहे अन्य किसी बारे में इस प्रकार के हो, पूर्वोत्पन्न व्याधि हो वगैरह, तो फिर उससे क्या क्या नतीजा निकल सकता है, हमारे दिमाग में क्या क्या आता है, कंप्यूटर ढूंढ के क्या क्या ला सकता है, ये दोनों महत्वपूर्ण इस प्रकार के रहेंगे। और जब ये सभी संदर्भ सामने आएंगे उसमें हमने एक ऐसा रखा है कि जिसको आप स्टोर करना चाहते हैं उसको डबल क्लिक करेंगे तो वो एस्टेरिस्क मार्क उसको हो जाएगा कि ये महत्वपूर्ण है। तो एक संक्षिप्त रूप केस पेपर का बनेगा जिसमें जिसको जिसका एस्टेरिस्क मार्क मिले हैं वो सभी मुद्दे सामने आ जाएंगे। अब हमने दही सेवन है समझो, और रात में दही खा रहा है, हर मौसम में हर दिन खा रहा है, इस प्रकार से इसको हमने एस्टेरिस्क मार्क दे दी। तो दही के जरिए क्या क्या हो सकता है, दही कफ पित्त को बढ़ावा देता है, रक्त की दृष्टि करता है, वृद्धि करता है, या फिर वात का शमन करता है, ये सभी आपको दोष धातु मल के आउटपुट में मिलेगा। और साथ ही साथ दही शोथ को निर्माण करने वाला है, दही अम्ल पित्त निर्माण करने वाला है वगैरह, ये जो बातें हैं वो भी रोग के लिस्ट में चली जाएंगी। तो दही सेवन ये हेतु के आधार पर, एक तो संक्षेप क्रिया है वो निदान परिवर्जन, इसके आधार पर हमें दही सेवन का त्याग करना चाहिए ये बताना है। और दूसरी चीज उसका एंटीडोट के बारे में सोचना है कि नावत सोपम नाक्षोदरम तन्नाकृतोपलम नचानामलकन्नापि ये जो बात बताई गई है, तो ये एंटीडोट्स है। मुद्ग सूप, तो मुद्ग सूप दही का एक एंटीडोट है। हाँ, अक्षौद्रम, क्षौद्र या मधु ये एक एंटीडोट है। और घृत और सीतोपला और आमलक ये चार पदार्थ बताए गए, तो किसमें किसका प्रयोग करना है उसके बारे में सोचना है, या फिर शंखभस्म जैसे दवा का प्रयोग करना है ये सोचना है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जो भी हेतु सेवक हो, जो भी लक्षण इस प्रकार के हो, जो भी पूर्वोत्पन्न व्याधि इस प्रकार के हो, और शायद इन्वेस्टिगेशंस के जरिए कुछ मॉडर्न मेडिसिन का रोग निदान उभर आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मॉडर्न मेडिसिन के इस रोग के बारे में हम आयुर्वेद की दृष्टि से कैसे सोच सकेंगे, ये थोड़ा ब्रिजिंग द गैप ये करने की भी कोशिश करेंगे। तो इसमें ऐसा है कि क्रिएटिनिन बढ़ गया है, यूरिया बढ़ गया है, या क्लोरिक एसिड बढ़ रहा है, फास्फोरस बढ़ रहा है, ये काफी कॉमन है क्रॉनिक रेनल फेलियर में। तो उसके लक्षण क्या क्या है और मॉडर्न के हिसाब से उनका रोल क्या है, ये देखते हुए उसको आयुर्वेदिक इंटरप्रिटेशन अगर कर पाएंगे तो शायद हम परहेज के बारे में, शायद हम औषधियों के बारे में कुछ सोच पाएंगे जो इनका इसमें प्रयोग कर सकें।
वैसे त्रिस्कंद कोश का हमारा काम हमने वैद्यों के लिए किया था, और वैद्यों की संख्या बहुत ही कम थी। पूरे भारत भर में अगर वैद्य कितने हैं जो केवल आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा देखने की कोशिश करेंगे तो कुछ सौ, ज्यादा नहीं होंगे इससे, वैद्य रहेंगे उस जमाने में जब हमने ये काम किया था। और बीएमएस पर एलोपैथी प्रैक्टिस करने वाले कितने लोग हैं? वो तो हजारों लाखों की संख्या में है। और उनकी बात छोड़ो, एमबीबीएस या बीएचएमएस होकर भी एलोपैथी की प्रैक्टिस करने वाले भी काफी लोग हैं। अब उनके लिए एक बड़ी समस्या है कि संस्कृत, सभी के लिए, बीएमए छात्रों के लिए भी बड़ी समस्या है कि संस्कृत, मूल ग्रंथ संस्कृत में होने के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, प्रैक्टिकली यूज नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो ये सभी दिक्कतें सॉफ्टवेयर के जरिए दूर हो जाती है। आपको आयुर्वेदीय दृष्टि से निदान क्या हो सकता है, चिकित्सा में क्या क्या उपलब्धियां हैं, इसके बारे में आप जरूर सोच सकते हैं। और जो बीएमएस छात्र है वो भले ही आयुर्वेद की प्रैक्टिस न करते हो, फिर भी उन्होंने परीक्षा के लिए तो कुछ अध्ययन किया है, और कुछ नाम तो मालूम है, आरोग्य वर्धिनी सूचीकर वगैरह इस प्रकार से। अभी काफी माहौल सुधर रहा है और काफी बड़े पैमाने पर वैद्य निर्माण हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी संख्या बीएमएस होकर एलोपैथी प्रैक्टिस करने वालों से बहुत कम है, वही ज्यादा है। और पूरे भारत भर का पिक्चर देखेंगे तो केवल महाराष्ट्र और केरल छोड़कर बाकी सभी जगह उतनी संख्या है ही नहीं वैद्य में। गुजरात में थोड़ी बार थोड़ी बहुत होगी, थोड़ी बहुत पंजाब में होगी, थोड़ी बहुत आसाम में होगी, दिल्ली में होगी वगैरह वगैरह, लेकिन ये मामूली संख्या है, ज्यादा संख्या नहीं। तो ज्यादातर लोग एलोपैथी की ही प्रैक्टिस करने वाले हैं। उसमें ऐसा हो जाता है कि जब ये प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो ये नए नए होते हैं, मरीज आते हैं कुछ, अगर प्रैक्टिस सेटल भी हो जाती है तो भी प्रैक्टिस का समाधान नहीं रहता, क्योंकि वही सर्दी जुकाम ज्वर वगैरह वगैरह इसी प्रकार के मरीज देखना, और थोड़ी भी कॉम्प्लिकेसी हो तो रेफर कर देना, यही सिलसिला चलता आता है। आयुर्वेद की प्रैक्टिस में जो चुनौतियां हैं, एक चैलेंज है, वो एलोपैथी की जनरल प्रैक्टिस में बिल्कुल नहीं है। तो ये तंग आ जाते हैं, अगर प्रैक्टिस अच्छी चलती है तो भी, नहीं चलती है तो एक अलग बात, इस प्रकार की है। और उनको कुछ चाहिए कि जो उनकी प्रैक्टिस में उनकी तरक्की करे। तो ये सॉफ्टवेयर इस दृष्टि से भी काम में आ सकता है कि उसको आयुर्वेद के दृष्टि से कैसे देखना है मरीज को, किस प्रकार से जानकारी इकट्ठा करनी है, ये तो उसको सीखना ना पड़ेगा। लेकिन एक बार ये सीख लिया और इसमें फीड हुआ, तो फिर विभिन्न पर्याय सामने आ जाएंगे। और जितना वो समझ पाता है, वात बढ़ा है, पित्त बढ़ा है, ये दोष है, इतना भी अगर समझ पाता है और उसके लिए कम से कम वातशमक चिकित्सा करनी है, तो वो भी सामने चिकित्सा कोश से आ जाएगी। और फिर पहले विजिट में कोई डायग्नोसिस हुआ सॉफ्टवेयर के जरिए, उसके बाद यदि उपशय न हो तो नेक्स्ट विजिट में डाटा फीड करने पर क्या भूल हुई, ये भी बताएगा क्या सॉफ्टवेयर, बताएगा क्या, बता सकता है, लेकिन ये क्या है, डाटा आपको ही फीड करना है। आप फिर से इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, जो भी डाटा फीड किया है उसमें आप परिवर्तन करना चाहते हैं, मुझे बाद में पता चला कि अरे
इन बातों पर मैंने ध्यान नहीं दिया, तो इनके बारे में सोचना है वगैरह वगैरह। और मैं एक इंटरैक्टिव मोड रखना चाहता हूँ कि डायग्नोसिस करते करते आपने ये लक्षण चुन लिया तो इतने सारे व्याधि उसमें आ रहे हैं, ये हेतु चुन लिया तो इसमें सारे व्याधि इसमें आ रहे हैं, ये भी सॉफ्टवेयर बता सकेगा। लेकिन ऐसा है कि उसके लिए अलगता से बैठना पड़े। रोगी सामने है तो ये बहुत समय लेता रहेगा। तो आप अपने पारंपरिक रीति से इसमें केस फीड करो, और फिर बाद में क्लिनिक होने के बाद जो चुनिंदे केसेस इस प्रकार के हैं, जहां ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है, हम अपनी तरीके से मार्ग ढूंढ लेते हैं, वो ठीक है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन जहां विचार करने की जरूरत है, अन्य ऑप्शंस भी सामने आ सकते हैं, तो वहां इसको अगर फीड करेंगे तो ये बीच बीच में भी आपको बताता रहेगा कि ये दिस इज पॉसिबल है। उसमें इंटरैक्टिव मोड में ये भी हो सकता है कि आप इसके हेतु और लक्षण देखना चाहते हैं क्या, तो वो डिस्प्ले करेगा, उनमें से आप चुन लेंगे तो वो डाटाबेस अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सोच रहे हैं अभी कैसे होगा, इसमें दिक्कतें क्या होगी वो अलग चीज है। लेकिन पहले वाली जो मैंने बात बताई थी कि आप जैसे फीड करते जाएंगे डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर अंदर काम करता रहेगा, और फिर जैसे ही आप पूरा करेंगे तो आपके सामने कुछ रिजल्ट्स आएंगे। अगर सामने मरीज बैठा है और आप कर रहे हैं और आपको समय नहीं है, तो जितना आपने जान दिया है उसके आधार पर कुछ चिकित्सा दे दो, एक 4 दिन 8 दिन की दवा दे दो, बाद में इसके बारे में और जिक्र करो, और उसमें से कोई नए मुद्दे सामने आते हैं तो उसको फीड करो फिर से। तो ये बात हो सकती है, और उसमें बदलाव तो हम ला ही सकते हैं। एक बार फीड किया ऐसा नहीं है। फिर एडिट मोड पे जा सकते हैं, एडिट करके सेव कर सकते हैं, तो जो नया फीड किया है वो सेव इस प्रकार के हो जाए। तो मेरा टारगेट ऑडियंस ये बीएमएस क्लास जो एलोपैथी की प्रैक्टिस कर रहा है, उसको आयुर्वेद में फिर से वापस लाना है। उसमें उन छात्रों का दोष ज्यादा नहीं है, दोष सिस्टम का है, दोष अध्यापकों का है। और अगर उन्हें कोई अध्यापक अच्छे मिले ही नहीं, या कहीं बाहर अच्छे वैद्य मिले ही नहीं नहीं, परिभाषा टाइप नहीं करनी पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा जो है वो ड्रॉप डाउन मेनू होगा, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है। जहां पॉसिबल नहीं है वहां टाइपिंग के लिए ऑप्शन रखेंगे, और वो देवनागरी अंग्रेजी दोनों में टाइप कर सकते हैं। देवनागरी इसीलिए रखा है कि मूल संस्कृत जो सभी आएंगे वो देवनागरी में आएंगे। तो टाइपिंग नहीं रखना है, जहां तक हो सके वहां तक टाइपिंग नहीं रखना है। आप कोई शब्द सिलेक्ट करेंगे जैसे गूगल में होता है, तो उस शब्द से शुरू होने वाले सभी शब्द आने लगते हैं। दूसरा अक्षर उसमें टाइप करेंगे तो वो थोड़ा सीमित हो जाता है, तो उसी प्रकार से भी करेंगे। नहीं तो ये अ आ इ ई और फिर क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ, तो टाइप करेंगे तो कोका की वगैरह सब आ जाएंगे। की टाइप करेंगे तो की से शुरू होने वाले सभी शब्द सामने आएंगे वगैरह, इस प्रकार का होगा। तो देखते हैं कौन सा तरीका ज्यादा आसान और यूजर फ्रेंडली होगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्टिव मोड से काम करें, ये सोचेंगे। इसमें एक ही जरूरत है कि आपका इंटरनेट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये सभी जानकारी क्लाउड में जाकर बैठेगी, और बिना इंटरनेट ये नहीं चलेगा। अभी ये ऑफलाइन कर रहे हैं, अभी जो कर रहे हैं हम ऑफलाइन कर रहे हैं, लेकिन जब सॉफ्टवेयर लॉन्च होगा तो वो ऑनलाइन ही रहेगा। अभी वो दिक्कत नहीं रही, इंटरनेट काफी फास्ट है,
और सभी जगह मौजूद भी है, उपलब्ध भी है, तो ये ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं रहे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि परिभाषा जो है वो ग्रंथों की रहेगी, लेकिन लोकल लैंग्वेज में अगर हम कुछ लिखते हैं तो भी उसको समझने के लिए प्रयास करेंगे। पोटा दुप्त, शूल उदर, ये इस प्रकार से होना चाहिए, या वेदना उदर इस प्रकार से होना चाहिए। लेकिन पोटा दुप्त इस प्रकार से किसी ने लिखा तो ये शूल उदर तक ट्रांसफर हो जाएगा रिकॉर्ड, और वो कंप्यूटर वो ढूंढेगा। वैसे भी दूसरी बड़ी समस्या है वो आज के खाने पीने के पदार्थ में, पाव भाजी, पानी पूरी, भेड़ वगैरह वगैरह जो है या पिज्जा बर्गर वगैरह जो है, वो उसी तरीके से भरेंगे। उसको हम इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे कि ये गुरु है, स्निग्ध है, उष्ण है, विदाह्य है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और फिर गुरु, स्निग्ध, उष्ण, विदाही के बारे में ग्रंथ में जानकारी है तो उसके आधार पर कौन से रोग निर्माण हो सकते हैं, कौन से दोष बिगड़ सकते हैं, वगैरह वगैरह, ये सभी बातें सामने आए। फिर भी ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। गुरु स्निग्ध ये कफ को बढ़ावा नहीं देने वाले, उष्ण तीक्ष्ण विदाई है पित्त को बढ़ावा देने वाले, इस प्रकार के है। अभी कॉम्बिनेशन इस प्रकार के बनते रहते। तो कफ और पित्त दोनों का प्रकोप इससे होता होगा, रक्त दृष्टि होती होगी वगैरह, इस प्रकार से सामने आएंगे। तो एक पीछे बैकग्राउंड में इस प्रकार के पदार्थों के लिए एक प्रोग्राम रन होता होगा, और उसको भली भांति समझना चाहिए और उससे अगर सही रिजल्ट्स इस प्रकार से मिलते हैं तो थोड़ी आसानी इसमें होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि ये आप जब करते रहेंगे तो पीछे सॉफ्टवेयर का काम होता रहेगा। और मैं चाहता हूं कि सभी बीएमएस छात्र इसमें जुड़ जाए, तो थोड़ा थोड़ा उनके मन में परिवर्तन होगा, आयुर्वेद करने के बारे में सोचेंगे, अगर रिजल्ट्स मिलते हैं तो आगे करते रहेंगे, और वो आयुर्वेद के प्रवाह में शामिल हो जाएंगे। अभी फिलहाल फर्स्ट ईयर से लेकर मैंने जो सोचा था कि कॉलेजेस का काम केवल प्रैक्टिकल देना, इतना ही सीमित रखना, यूनिवर्सिटी का काम केवल परीक्षा लेना, इतना ही सीमित रखना और डिग्री देना। कंट्रीवाइड क्लासरूम या इंटरनेट के जरिए, जिससे वेबिनार वगैरह भी सब चल रहे हैं, उसके जरिए या यूट्यूब वीडियो के द्वारा रिकॉर्डेड या लाइव लेक्चर छात्रों के लिए रखेंगे और मूल ग्रंथ ही पढ़ाएंगे। तो एक ग्रंथ के ऊपर 3-4 वक्ता होंगे तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हर एक का समझने का तरीका अलग है, हर एक के अनुभव अलग इस प्रकार के है। तो सुबह 7 से लेकर 9, 9:30 तक समय, ये कंट्रीवाइड क्लासरूम जैसा होगा। लोग छात्र अपने अपने घर से ये सीखेंगे। फिर क्लिनिक्स के लिए अस्पताल में जाएंगे, 2-3 घंटे अस्पताल में बिताएंगे 10 से 1 बजे तक, और वहां उस शहर में जो प्रैक्टिशनर वैद्य है वो अपना समय दे दे, हफ्ते में 1 बार, ताकि उन वैद्यों के जरिए वहां मरीज आना आरंभ हो जाएगा उस अस्पताल में, क्योंकि वो अच्छे खासे प्रैक्टिशनर है। उनको हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा मिल जाएगी, जो नहीं है अभी तक। पुणे में केवल एक पुनर्वसु चिकित्सालय है जहाँ हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा है। तो अच्छे वैद्य इसमें जुड़ जाएंगे, हाँ, तो उनके जरिए मरीज आने लगेंगे।
तो छात्रों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा ही तो छात्रों को एक्सपीरियंस मिलेगा, उनकी आयुर्वेद में रुचि बढ़ेगी, और साथ ही साथ सुबह का ये मूल ग्रंथों का अध्ययन, चाहे फर्स्ट ईयर में आपको करना है तो शारीर और इस चीज को लेकर करना है, लेकिन मूल ग्रंथ पढ़नी है। वैसे भी निदान के बारे में, चिकित्सा के बारे में इस प्रकार से अगर हम करते रहेंगे और परीक्षा मूल ग्रंथों के आधार पर होनी है इस प्रकार से, तो ये ज्यादा अच्छी बात होगी। एक तरीके से मूल ग्रंथों का अध्ययन और दूसरी तरीके से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो अस्पताल में ही मिलेगा। और अगर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में औषधि निर्माण वगैरह के बारे में देखना है, स्वस्थ वृत्त में बाजार में क्या उपलब्ध है इसका प्रैक्टिस होना जरूरी है। कौन से पदार्थ बाजार में मिलते हैं, इसका कंजम्पशन ज्यादा है, फूड फैक्ट्रीज किस प्रकार से चलती है, बेकरी प्रोडक्ट किस प्रकार से निर्माण होती है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तो हमें पता चलेगा कि प्रचलन में क्या है, उनके गुणधर्म क्या है, इसके बारे में सोचना है। तो इस प्रकार से प्रैक्टिकल से वो अवगत रहेंगे। जहाँ पे सेंद्रिय खेती हो रही है, नैसर्गिक खेती हो रही है, वहां पे एक्सकर्शंस करेंगे, या वनस्पति पेड़ पौधों को देखने के लिए वहां पे जाएंगे, और नैसर्गिक खेती किस प्रकार की होती है, उसका परिणाम किस प्रकार का होता है, उसकी टेस्ट क्या होती है, ये भी देखने की कोशिश करेंगे। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है ये ज्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स होना चाहिए। और फिर बीएमएस होते होते छात्र को आत्मविश्वास निर्माण होगा कि हाँ, हम अच्छे तरीके से आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो पोटेंशियल शास्त्र में है, तभी समाज में परिवर्तन आएगा। तो इस प्रकार से अगर ये करते हैं तो मैंने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने का प्रयास किया था, उसमें डायग्नोस्टिक नहीं था, गूगल की तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, लेकिन इंटरनेट पर यूज करते समय प्राइवेसी की समस्या है। हमारे पास रुग्ण की बहुत निजी जानकारी होती है, इसमें पूरा हल नहीं निकाल पाए, इस वजह से इस काम को रोक लिया। लेकिन गूगल में मत जाओ। अभी बहुत सारा लोगों का इस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, बेसिक पावस्कर का है, ये वैद्य मैनेजर करके अहमदाबाद का है, प्रैक्टो का थोड़ी हद तक है, जिसमें ये जानकारी रहती है रुग्णों की, मरीजों की, वो लीक न हो जाए ये जिम्मेदारी हमें लेनी है। तो सिक्योरिटी अच्छी इस प्रकार की होनी चाहिए। और जैसे परीक्षा के बारे में, परीक्षा पेपर को मास्किंग किया जाता है, कोड निर्माण किए जाते हैं, और कोड वर्ड्स पर सभी काम चलता है। किस कोड का क्या मतलब है, ये सिर्फ जिसने कोड निर्माण किया है उसको पता चलेगा। अभी दूसरी एक समस्या उसमें ऐसी है कि रिपोर्ट्स जो है, रिपोर्ट्स में नाम आता ही है, तो उसके जरिए अगर रिपोर्ट्स शेयर होते हैं हमारे लिए, अभी तो सभी लोग रिपोर्ट्स लेके आते हैं और जेरोक्स करके दे देते हैं, इट्स ए ट्रांसक्रिप्ट, इट्स स्टिल इमेजेस। नहीं, मैं समझता हूँ कि प्राइवेसी के इशू गूगल वगैरह प्लेटफॉर्म पर रहेंगे, तो जैसे अभी रसिक ने वगैरह किया है उस प्रकार से करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक दूसरे को केस शेयर करनी है तो ये भी ऑप्शन होना चाहिए, वो रसिक के सॉफ्टवेयर में नहीं होता, वो अक्रॉस टेबल्स जाता है। वैद्य मैनेजर या हमारे इसमें होता है, क्योंकि हम एक ही एक्सेल शीट में एक केस को
समाविष्ट कर लेते हैं। तो गूगल फॉर्म की जो खासियत है, आपको किस फॉर्म में डाटा चाहिए, एक्सेल शीट चाहिए, एक्सेस चाहिए, वर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए या फिर पीडीएफ चाहिए, उसमें आपको वो कन्वर्ट करके देगा। तो अगर हम एक्सेल शीट में करवाते हैं इस प्रकार से, तो डाटा शेयर आसानी से हो सकेगा। और फिर हम किसी किराए लेना चाहते हैं तो भी अच्छा रहेगा। दूसरा, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ कि एक्सेस जो देना है, वो किसको किस प्रकार का एक्सेस देना है, ये थोड़ा सोचना है। तो वैद्यों के लिए जो एक्सेस होगा वो उसका जो डेटा है उसके लिए उसका एक्सेस होगा, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। दूसरों का अगर देखना है तो उसको उसको बताना पड़े कि मेरे साथ शेयर करो केस, तो वो देख सकेगा। और इसमें जो सक्सेसफुल केसेस है उसको पब्लिक के लिए नाम कोडिंग करके प्रेजेंट कर सकते हैं कि ये इस प्रकार की ब्रेस्ट कैंसर की केस थी, एलोपैथी ली नहीं, केवल आयुर्वेदिक लिया, ऐसा ऐसा नतीजा निकला वगैरह इस प्रकार से। तो अभी बहुत सारे लोग ढूंढते रहते हैं नेट पे कि इस रोग के लिए किसी ने कुछ ट्रीटमेंट करी है क्या, नहीं करी है वगैरह, विल्सन डिसीज अगर है तो लोग ढूंढते रहते हैं। तो उनके सामने ये केसेस आते हैं तो उनको विश्वास बढ़ता है और वो फिर सीधा उस वैद्य को कांटेक्ट कर सके। आईटीपी के बारे में ऐसा हुआ था कि मेरे पास पहली केस आई आईटीपी की और मैंने दवाइयां दी, सुधर गया इस प्रकार से। तो उसका रेफरेंस लेके दूसरी केस है जिसमें ऑलरेडी स्टेरॉइड चालू थे और वो स्प्लीनेक्टमी भी हो गई। उसको भी ट्रीटमेंट करी, स्टेरॉइड्स का डोज का रिड्यूस करके बंद कर दिया, फिर तो वो मेंटेन रहा, प्लेटलेट काउंट वगैरह अच्छा रहा इसका। तो फिर उसने कहा कि आप नेट पे क्यों नहीं देते हैं, केस डालते क्यों नहीं हैं? तो मैंने कहा एक दो केस को लेकर क्या करना है नेट पे डाल। तो उसने कहा नहीं नहीं, आईटीपी की एक अलग साइट है और केवल अमेरिका में आईटीपी के 1 लाख केसेस हैं और उन्हें कुछ पता नहीं है क्या करना आईटीपी के बारे में। प्लेटलेट कम होते हैं तो प्लेटलेट दे देना, इतना ही करते हैं, बाकी कुछ नहीं है, एडियोपैथिक है उनके हिसाब से, कारण ही नहीं है उसका। तो फिर मैंने मेरे वेबसाइट में उसके बारे में लिखा। अब मेरी वेबसाइट कितने लोग देखेंगे ये अजीब चीज है। जैसे उसने कहा था कि आईटीपी उनके वेबसाइट पे जाकर कुछ लिखना पड़ेगा और फिर इंटरेक्शन वहां पे शुरू करनी पड़ेगी तो शायद बात हो सकती है। लेकिन ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, सीआरएफ को देखकर भी बड़ा काम हो सकता है। बहुत सारे मरीज भारत में भी है सीआरएफ के, कोई पता नहीं है उनको क्या करना है। डायलिसिस शुरू होने से पहले हमारे पास आते हैं तो काफी अच्छे रह सकते हैं और डायलिसिस चल जाता है, लेकिन उनको मालूम ही नहीं ना कि आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेद में इसके बारे में बहुत अच्छी चिकित्सा है, अच्छे सुझाव है इस प्रकार से। तो लोगों के लिए भी ये अलग इस प्रकार का होगा कि सक्सेसफुल केसेस ओनली वो उसमें देख सकेंगे और उस वैद्य के अनुपति के अनुसार ये करेंगे और उसमें डायरेक्ट कांटेक्ट उस वैद्य का मिलेगा तो सीधा उसी के पास चले जाएंगे। ये मैंने अभी सोच लिया है इसके बारे में। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अभी टेक्नोलॉजी के जरिए हम काफी कुछ कर सकते हैं। और ये अगर इस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते रहेंगे और मूल ग्रंथों के आधार पर करते रहेंगे तो काफी अच्छी बात हो सकती है। तो मैं बता रहा था कि कॉलेज का रोल केवल प्रैक्टिकल देना, इतना ही होना है और उसके लिए
नियमित रूप से इतना बड़ा स्टाफ रखने की भी आवश्यकता नहीं है। अभी बीएमएस होने वाले छात्रों का एक वर्ग ऐसा है कि जिसका मकसद एमडी में एडमिशन पाना इतना ही रहता है, और उसके लिए क्लासेस लगाते हैं, वो उस तरीके का अध्ययन करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। और किसी गवर्नमेंट कॉलेज में अगर चांस लग गया, उनका एडमिशन हो गई, तो वहां तो 40-50 हजार इतना स्टाइपेंड है। खुश हो जाते हैं। प्रैक्टिस का कहीं पता नहीं होता है, मूल ग्रंथों का कहीं पता नहीं होता, और बाद में यही लोग अध्यापक बन के कॉलेज में चले जाते हैं और बाकी कुछ करना ही नहीं है। जो कुछ पढ़ाना है उनके हिसाब से वो पढ़ाते रहेंगे, रिटायर होंगे, रिटायर्ड लाइफ करेंगे। ये प्रैक्टिकल साइंस है और उसी की प्रैक्टिस करनी है, ये कहीं भी नहीं है। और प्रैक्टिस का अनुभव ही नहीं लेंगे तो प्रैक्टिस में कई ज्यादा कमा सकते हैं नौकरी के हिसाब से देखा जाए तो, ये पता ही नहीं है। तो जब तक प्रैक्टिस करेंगे नहीं, तब तक मूल रूप से आयुर्वेद को नहीं समझ पाएंगे। जामनगर में मैं गया था, 12 मराठी छात्र थे, तो 3-4 बरस पूर्व की बात है। उसमें से केवल 3 ऐसे थे कि जिन्होंने बीएमएस होते समय किसी वैद्य के पास जाकर कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया था। बाकी 9 जो लोग थे, ना उनको थ्योरी का कुछ पता था, ना प्रैक्टिकल का पता था। जामनगर में एमडी हो रहे हैं, अभी तो हो गए होंगे, और किसी कॉलेज में लग गए होंगे। तो मैंने कहा कि एक काम करो, अगर एमडी होने के बाद तुरंत कॉलेज में लग जाना ऐसा मत करो, पुणे में आओ, प्रैक्टिस सीखो 1-2 बरस के लिए, और फिर जहाँ आपको कॉलेज में जाना है वहां पे जाओ, लेकिन उसके साथ में प्रैक्टिस करो। कहीं भी जाओ लेकिन प्रैक्टिस करो। तो गूगल के प्लेटफॉर्म नहीं था, हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि मैं भी कुछ ज्यादा बता सकूंगा ऐसा नहीं है। लेकिन जिन्होंने अभी प्रयास किए हैं, रसिक पावर से उसके बात करो, वो तुम्हें ज्यादा अच्छा बता सके। लेकिन उसका भी ऑफलाइन है, जो अभी इस प्रकार से कर रहे हैं वो ऑफलाइन कर रहे हैं। अगर शेयर वगैरह करना है तो हमें ऑनलाइन जाना पड़ेगा, ऐसा है। और समूचे लोगों को अगर इकट्ठा करना है तो ऑनलाइन ज्यादा बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। तो इस तरीके से अगर बदलाव आता है पूरे आयुर्वेद विश्व में, और बीएमएस होकर एलोपैथी की प्रैक्टिस करना, या एमडी होकर कॉलेज में लग जाना और फिर सो कॉल टीचिंग करते रहना, इसमें कृतकृतता बिल्कुल नहीं है, आयुष का सार्थक बिल्कुल ही नहीं। तो हर बीएमएस आदमी को आयुर्वेद की प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए। और वैसे वो बीएमएस के सिलेबस में भी लिखा है, उद्दिष्ट जो बताया गया है, टू क्रिएट एफिशिएंट आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स वगैरह इस प्रकार का बताया गया है। और ये कैसे, कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, उसका कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसमें अगर आमूलाग्र परिवर्तन लाना है, तो छात्रों में आयुर्वेद के प्रति रुचि बढ़े, उनको आयुर्वेद प्रैक्टिकल का एक्सपोजर मिले, और संस्कृत के बारे में जो भय है वो दूर हो जाए, और मूल रूप से ग्रंथों को पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल देखेंगे, तो बदलाव आएगा। ये सबसे अहम इस प्रकार का मुद्दा है। तो इसमें कॉलेज के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इतने सारे अध्यापकों को रखने की आवश्यकता नहीं है। और कंट्री वाइड क्लासरूम वगैरह एक बार रिकॉर्डिंग हो जाए, जैसे हमारा रिकॉर्डिंग अभी अवेलेबल है, पुराना भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, अभी जो कर रहे हैं वो भी अवेलेबल हो रहा है यूट्यूब चैनल में, सब आपको मिलते हैं। सिर्फ लिंक शेयर करनी है, हर कोई जाकर वहां पे देख सकता है यूट्यूब में। तो उस तरीके से जिस
किसी पोर्शन के बारे में हमें सोचना है, उसके ऊपर 3-4 लोगों का अगर विवरण है, तो जिसको जो पसंद आए वो उसको उसकी समझने की कोशिश करे, और परीक्षा में इसके ऊपर जिक्र होना है कि मूल संस्कृत रहे। अब जो कंठस्थीकरण है उसके बारे में भी मैंने अष्टांग हृदय के किताब के साथ सीढ़ी दी है कंठस्थीकरण करके। सुश्रुत ने अभी पूरा सूत्र स्थान इस प्रकार से कंठस्थीकरण करके लखा रखा है, यूट्यूब पे है, फ्री है, और उसमें टेक्स्ट भी सामने दिखता है। मेरी दिक्कत है कि मेरे सीडी में टेक्स्ट नहीं दिखता, इसमें टेक्स्ट भी सामने दिखता है। तो इस तरीके से अगर हम कंठस्थीकरण करेंगे, वो सुनते रहेंगे, उसके अनुसार उच्चारण करते रहेंगे, तो भी काफी अहम इस प्रकार की बात होगी। और फिर उस सूत्र को उस समय में याद करना है जब उसकी आवश्यकता इस प्रकार की हो। तो ये बात अच्छी इस प्रकार की होगी। सध्या तरी प्रत्येक आयुर्वेदाच्या विद्यार्थ्याने गुरुकुल करणे व त्यानंतर वैद्याकडे जायला सुरू करणे, सोबत ग्रंथ वाचन करणे, हाच सर्वोत्तम मार्ग आहे। लेकिन ऐसा है ना, गुरुकुल सिर्फ पुणे में प्रचलन में, महाराष्ट्र में है, थोड़ा सा कह सकते हैं, और मराठी में है। अगर हम भारत की बात कर रहे हैं, अगर हम विश्व की बात कर रहे हैं, तो हमें कम से कम हिंदी पे तो जाना है, और विश्व की बात करेंगे तो अंग्रेजी में जाना है इस प्रकार से। लेकिन हमारे लोग शायद अंग्रेजी में बोलना पसंद करेंगे या हिंदी में नहीं बोलेंगे, क्योंकि हिंदी के बारे में भय है। और जब तक शुरू नहीं करेंगे तब तक ये भय जाएगा ही नहीं। स्विमिंग सीखना या साइकिल चलाना सीखना, ये शुरू में भय तो होता ही है, उसमें कोई संदेह ही नहीं है, लेकिन जब शुरू करेंगे तभी भय दूर होगा, और फिर इसमें एक्सपर्टाइज इस प्रकार का होगा। और सबसे आसान तरीका होता है कि संस्कृत शब्दों का प्रयोग करना, जहाँ पे हमें शब्द सूझता नहीं है, क्या शब्द किस शब्द का प्रयोग करना है सामने नहीं आते, तो संस्कृत करो, संस्कृत नहीं है तो अंग्रेजी करो। लेकिन बोलना आरंभ करना जरूरी इस प्रकार का है। जब हम 1995 या 96 में जामनगर, जयपुर और बीएचयू गए थे त्रिस्कंद कोश के कार्य को बताने के लिए, तो पहला लेक्चर जामनगर में हुआ, मैंने वो अंग्रेजी में दिया। फिर जैसे ही जयपुर पहुंचे तो वहां तो सभी प्रचलन हिंदी में था, तो मैंने सोचा कि ठीक है, आप हम इस समय मैं हिंदी में बात करूंगा, और मैंने पूरा प्रेजेंटेशन हिंदी में दिया। और मुझे एहसास हुआ कि हिंदी में हम ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये मूल संस्कृत में है सब। लेकिन अगर हिंदी में इस प्रकार को एक्सप्रेस करने में ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो वो बेटर ऑप्शन इस प्रकार का आहे। महाराष्ट्राच्या मुलांसाठी मराठी आणि इतर सर्वांसाठी इंग्लिश मध्ये चांगले राहील, मात्र मारा मराठीत महाराष्ट्राच्या मुलांसाठी चांगले समजता येते प्रभावीपणे। तो सही है। अब ये भाग्येश कराड़े, तो नहीं, मुझे मालूम नहीं है ये किसमें है, क्या इस ग्रुप में। तो मेरी जो ऑडियो है टेलीग्राम ग्रुप में है, तो उसने कहा कि मैं हिंदी सबटाइटल्स करता हूँ। सुराग आयुर्वेद यूट्यूब पर चरक अष्टांग हृदय का सूत्रस्थान संहिता की छात्र देविका शेट्टी ने अपलोड किया है। सुराग आयुर्वेद, सूत्रस्थान संहिता, ये क्या है एक्चुअली? लेकिन सिर्फ सूत्रस्थान है या उसके ऊपर कुछ कमेंट्स है, क्या है?
सुश्रुत गाडगिल की खुद की यूट्यूब चैनल है, उसमें भी आप ये देख सकेंगे। अष्टांग हृदय सूत्रस्थान कंठस्थीकरण, मूल टेक्स्ट और कंठस्थीकरण इस प्रकार से। तो ये भाग्येश ने कहा है कि वो सिंधी सबटाइटल्स कर देगा मेरे मराठी लेक्चर के लिए। उसने एक करके भेजा है, डायबिटीज सीरीज 1 था। तो उसमें उसको मैंने कहा है कि मुझे की तरह तुम्हें हिंदी जास्त पसंद करतात, ये मैंने भी देखा है। तो और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ये बड़े राज्य हैं। उत्तर प्रदेश काफी बड़ा है, वहां तो हिंदी ही है। केरला कुछ हद तक कर्नाटक अंग्रेजी प्रिफर करते हैं। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके लिए हिंदी भी ठीक रहेगा, और हिंदी की हमें आदत डालनी चाहिए। हिंदी राष्ट्रभाषा है, कोई मानता नहीं है, कोई करता नहीं है हिंदी राष्ट्रभाषा की हैसियत से, लेकिन एक सभी समाज की एक भाषा अगर होनी है तो वो हिंदी ही हो सकती है। ऐसी अभी की स्थिति है, वो एक अलग मुद्दा है। तमिलनाडु के लिए क्या करेंगे एक अलग चीज है, क्योंकि तमिलनाडु तो हिंदी को हेट करते हैं। तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार की बात है। लेकिन हिंदी में ही रहता होता होगा, और अगर करना ही है तो अंग्रेजी सबटाइटल्स कर सकते हैं, देवनागरी सबटाइटल्स कर सकते हैं, ये बात हो सकती है। लेकिन किस तरीके से छात्रों तक पहुंचना है, हर महाविद्यालय में कम से कम एक अध्यापक ऐसा होना चाहिए जो आयुर्वेद से प्रेरित, आयुर्वेद की प्रैक्टिस करता हो, मूल ग्रंथों का अध्ययन करता हो, तो वो बदलाव ला सकता है। उस जमाने में कोलटकर सर ही ऐसे थे जो इसके लिए छात्रों को प्रेरित कर, वो अष्टांग में थे, मैं तो तिलक आयुर्वेद का विद्यार्थी था। फिर भी वो जो लेक्चर्स लेते थे उसमें हम जाते थे। हाँ, और वहीं से शुरुआत हुई आयुर्वेद के बारे में। तो कम से कम एक अध्यापक अगर हो तो भी ये हाँ, माहौल बदल सकता है। साउथ से एक आश्चर्य वाटते, ते परकीय इंग्लिश सहज स्वतंत्र स्वीकारतात, पण स्वकीय हिंदीचा विरोध करतात। ये तमिलनाडु में विरोध ज्यादा है, हाँ, और ये बरसों से चला आ रहा है। तो हाँ, बाकी में हिंदी समझते हैं, बोलते भी है बाकी राज्यों में, लेकिन ये तमिलनाडु की स्थिति अलग इस प्रकार की है। और तमिलनाडु ने कहा था कि संस्कृत भाषा बन सकती है। वो तो और मुश्किल है, संस्कृत में व्यवहार करने वाले कितने लोग होंगे, तो ये मुश्किल इस प्रकार की बात है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमारी मानसिकता क्या है, हमारी राष्ट्रभक्ति क्या है, देशभक्ति क्या है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। पहले देश और फिर हमारी भाषा, हमारी जो की पढ़ाई वगैरह जो कुछ है वो बाद में होनी चाहिए इस प्रकार। संपूर्ण विश्वात विचार होण्यासाठी आयुर्वेदाच्या परिभाषेचे वर्ड टू वर्ड ट्रान्सलेशन न करता त्याचे एक्सप्लेनेशन पद्धतीने जसे थिसॉरस असतात असे और कुलत गुरुकुलात व्हावे। अभी ये लॉकडाउन के जरिए ये सभी लोगों तक पहुंच रहा है, भारत भर में पहुंच रहा है इस प्रकार से, और हिंदी में कर रहे हैं, इसलिए दिक्कत वाली बात नहीं है। दे फील इट्स will destroy their culture, language, protect it.
वैसे देखा जाए तो कल्चर डिस्ट्रॉय नहीं होगा इस तरीके से, लेकिन फिर भी अगर ये आशंका ये है तो उस आशंका को दूर कैसे करेंगे उसके बारे में सोचना चाहिए। मुझे आश्चर्य लगा कि डॉक्टर हिरवाणी जो केमिस्ट्री के साइंटिस्ट है, एनसीएल में बहुत सारे बरस काम किया, रिटायर हो गए वहां से, उन्होंने एक सुझाव दिया था कि आयुर्वेदीय शब्दकोश का इंग्रजी थिसॉरस से करेंगे ऑनलाइन अर्थिंग। तो उनका कहना था कि उस आयुर्वेदीय शब्दकोश में वैसे मूल ग्रंथों को लेकर सभी संदर्भ इकट्ठा किए हैं और अर्थ देने की कोशिश की है, सिर्फ उसको अंग्रेजी में पैरेलल करने की कुछ कोशिश करेंगे। तो जो मूल ग्रंथों को पढ़ रहे हैं उनको अगर दिक्कत नहीं होती है तो इसके आधार पर वो अच्छी तरीके से ज्ञान पाएंगे। ये बहुत अच्छा सुझाव था, अभी भी है इस प्रकार से। और शायद सीसीआरएस वगैरह इसमें हिस्सा ले सकती है, लेकिन ये काम आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। डेक्कन कॉलेज का जो डिक्शनरी प्रोजेक्ट है उसमें हर शब्द का किस संदर्भ में क्या अर्थ होता है, ये उस प्रोजेक्ट का स्वरूप है। एक गुण शब्द ले लिया तो सांख्य फिलोसॉफी में गुण का सत्वर रजस्तमस अर्थ है, हमारे शायद में है संहिता में परादि गुण इस प्रकार के है, वैशेषिक के संदर्भ में गुण की अलग परिभाषा इस प्रकार की है, साहित्य में गुण की अलग परिभाषा इस प्रकार की है। तो गुण शब्द को लेकर सभी ग्रंथों में उसका अर्थ क्या क्या होता है ये समझना, ये उस प्रोजेक्ट का काम है। तो ये भी बड़ा है, 100 ईयर प्रोजेक्ट इस प्रकार का रहा, और ये मैन्युअली कर रहे थे स्लिप्स बना के। बाद में इसमें अभी परिवर्तन आया और कंप्यूटर पर करने लगे इसके पास। फिर भी इसको समझने वाले, इसको प्रयोग में लाने वाले कौन है, कितने लोग हैं? महाभारत की क्रिटिकल एडिशन बनाई गई है, 40 बरस उसमें व्यतीत हुए हैं। हम महाभारत के अभी जो उपलब्ध लिपि है वो भी नहीं देखते हैं, वो क्रिटिकल एडिशन कौन देखने जाएगा, और क्या मतलब है उसका करने। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि मूल रूप ग्रंथों का इस प्रकार से विवेचन करते रहना ये ज्यादा अच्छा है। और अपनी भाषा में या फिर हिंदी में और कुछ हद तक अंग्रेजी अंग्रेजी में ये विवरण हम करते रहेंगे तो छात्र प्रोत्साहित होंगे इसके लिए। मैं एक सुझाव रखता हूँ, आज 18 तारीख है, अभी 30 जून तक तो ये सभी फ्री है, अभी 104 लोग मौजूद है। इन 104 लोगों में से हर व्यक्ति कम से कम एक दूसरे व्यक्ति को प्रोत्साहित करेगा कि इसमें शामिल हो जाओ। अभी तो फ्री है, बाद में 600 रुपया, ये कोई ज्यादा कीमत नहीं है एक बरस के लिए। और जब तक सुनेंगे नहीं तब तक इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा ये क्या चीज है। तो अब ये निश्चय करो कि हर व्यक्ति को एक, कम से कम एक व्यक्ति को प्रोत्साहित करना है इसमें शामिल होने के लिए। अब देखते हैं 12 दिन है, 12 दिन में कितने लोग जमा हो सकते हैं और कितने लोगों तक ये मैसेज पहुंचता है। इसमें दिक्कतें जो है वो आयुर्वेद को ही समझना नहीं है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है, और सुबह जल्दी उठना है दूसरी दिक्कत। तो इसके लिए इसमें रुचि नहीं होती। और मैं नुस्खे नहीं कहता कि इस रोग में ये दे दो, इस प्रकार का नहीं है, ये बहुत डीप नॉलेज है, तो उसमें दिलचस्पी लेने वाले कम होते हैं। लेकिन अगर 100 लोग आ गए तो उसमें से 10-20 तो टिकेंगे, वो आगे करते रहेंगे, बाकी निकल जाएंगे।
लेकिन उसके लिए 100 लोग आना जरूरी है। तो इस एक्टिविटी को हम बढ़ाते रहेंगे तो शायद उम्मीद बनती है कि पूरे देश भर में ये माहौल बढ़ता जाएगा, आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर्स बढ़ते जाएंगे और उनको भी फायदा होगा, आयुर्वेद क्षेत्र को भी फायदा होगा और आयुर्वेद क्षेत्र में आमूलाग्र परिवर्तन इस प्रकार का होगा। तो मैं समझता हूँ कि हम सभी को इसके बारे में थोड़े प्रयास करने हैं। कल मैं सोचता हूँ यही सिलसिला आगे बढ़ाऊं या फिर माधव निदान मधुकोष्ठिका को आगे बढ़ाएंगे, और वैसे ये बातें चलती आ रही है इस प्रकार से। लेकिन इसमें सिर्फ एक आधुनिक तपास में अन्य चिकित्सा, ये थोड़ा मुद्दा रह गया है, उसको थोड़ा पूरा कर लेते हैं और फिर माधव निधन की तरफ मुड़ते हैं। तो कल मिलते हैं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ॐ ॐ ॐ ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः। श्वः पुनर्मिलामः।